अस्सलाम वालेकुम। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महाविश निसार और आज का हमारा दीनों दुनिया का मौजू है रोज़मर्रा की मुतफ़र्रिक़ सुन्नतें कि किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सुन्नत और कुरान पाक के मुताबिक ढाल सकते हैं और कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारना, सुन्नत को उसमें शामिल करना और किस तरह से बरकत शामिल हो जाती है अगर हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रही हो। और इन तमाम मामलात पर और इन मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई करते हैं राय मंजूर नासिर साहब। वो कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होंगे हमारे साथ स्टूडियोज़ में और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। और आज ये सादत हासिल कर रहे हैं कारी आशिक हुसैन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िल मिनल क़ुरआन मा हुव शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी आशिक हुसैन साहब ने तिलावत कलाम पाक पेश की। और अब बढ़ते हैं हदिया नात की जानिब और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम नक्शबंदी साहब। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। इज्जत से न मर जाए यूं नाम मुहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए यूं नाम मुहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाह जी वसीम नक्शबंदी साहब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की और बहुत अच्छी आवाज़ भी और कलाम भी बहुत खूबसूरत। तो जनाब अपने आज के मौजू की जाने बढ़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। और जनाब हमारे शेफ़ भी आ चुकी हैं किचन में, उनसे भी पूछेंगे कि आज की रेसिपीज़ क्या हैं। और एक बहुत अहम शख्सियत जिन्हें हम सब जानते हैं और वो दिलों के करीब भी हैं, ख़ासकर उन लोगों के जिन्हें अदब से लगाव है, तो उनके तारुफ़ के लिए एक उनका शेर काफ़ी होगा। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। मैं बात कर रही हूँ फ़रहत अब्बास शाह साहब की।
उन्हें बहुत खुशामदीद कहेंगे बहुत और उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं। बहुत सी चीज़ें आपसे वाबस्ता हैं, कॉलम निगारी, शायरी, मार्शल आर्ट्स की कैसा कॉम्बो है? आप तो लाइक जो फनकार होता है तो बड़े नाजुक और हसास से लोग होते हैं, तो मार्शल आर्ट्स कैसे आ गया, उसका इंटरेस्ट कैसे हो गया आपको? नहीं, मार्शल आर्ट वाले ज़्यादा हसास होते हैं। अच्छा, ये आज पता चल रहा है। चलिए आप ही जिनको बताएंगे कि कैसे। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, जिनको ये हो कि हम ठीक चलें, है। कोई अपना बचाव कर लें, अच्छा, हाँ, अपने ये बात दिफा तो है। जोगे हो जाए, सही। है तो तो इस वजह से आपने, जाहिर है जी। अच्छा, आपका अपना इंटरेस्ट दिल के करीब ज़्यादा क्या है? कॉलम निगारी, शायरी, या फिर आपने जैसे कुछ स्क्रिप्ट्स भी लिखे और बहुत खूब लिखे माशाल्लाह, और नातिया मजमुआ भी है आपका, तो दिल के करीब ज़्यादा क्या चीज़ है? शायरी। अच्छा, मैंने वैसे म्यूज़िक भी सीखा है दिल से, जी 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 जी, और मेरी बहुत सारी दिलचस्पियाँ, मैंने बड़े दिल से जो है वो इकोनॉमी पे काम किया है, सही, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पे, इस्लामिक ज़बरदस्त। इकोनॉमिक्स पे दिल से काम वाह किया वाह है, वाह, और सारी चीज़ मैं असल में करता वही हूँ जो मेरा दिल चाहे। दिल चाहे, बस ज़िंदगी में मैंने ये किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे काम जिनके लिए दिल नहीं चाहा वो नहीं किया। वो नहीं किए। तो शायरी किस उम्र में शुरू की, कुछ याद है आपको? पहला बचपन, शेर बहुत किस बचपन, एज बहुत में ही कहा बचपन। होगा? कैसे एक बच्चा शायरी की तरफ कैसे आ गया? ये तो मैं अब उस तरह तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैं एक उदास बच्चा था, शायद इस वजह से आ गया हूँ। हाँ, सही 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 सही, शायद ये वजह। तो इस वजह से आपने वो, आपको लगा कि लाइक शायरी, और माशाल्लाह आपके काफ़ी सारे शेरी मजमूए हैं, तो इतनी आमद कैसे होती है? हाँ, ये अल्लाह का करम है। आमद का तो ऐसा सिलसिला रब ताला ने जोड़ा है बिल्कुल, कि शायर शुरू शुरू में बड़े ना वो परेशान थे, वो यानी कि इस किताबों के खिलाफ हो गए कि ये ज़्यादा क्यों लिखता। अच्छा, हमारे यहाँ होता भी यही है, जो काम कोई कर नहीं सकता। सही, हाँ बिल्कुल। तो ये मैंने कहा ये कोई, मैं कोई कब्जे थोड़ी कर रहा हूँ प्लाटों पे, अपनी किताबें हैं, चलो लिखने दो यार, कोई मैं और भी कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ लेकिन उल्टा है, पैसे वाला आदमी चाहे उसने जिस तरह पैसे कमाए उसे कहते हैं बड़ा आदमी, बड़ा और शायर को कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही कोई मैं कुछ कहना नहीं चाहती, आप अब मैं आपका हंसना ही काफ़ी है, यही समझते हैं शायर को। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तसर तोड़ा कि जो शायर के बारे में था कि सुस्त है, बहरुल काहिल टाइप का आदमी होगा, निकम्मा होगा, है ना, हाँ कुछ नहीं इसको आता जाता होगा, बस ये कुछ करना नहीं चाहता, तो वो तोड़ा मैंने उस तसर को। जबरदस्त, ठीक ठीक ठीक। मैंने इतने काम कर डाले कि अब वो कहते यार बस कर दो। अच्छा, बस कर दो, ये बात भी ठीक है। और आपने एक बुक आपकी है जनाब असरी अदब के मुतवाज़ी तारीख, जिसे अदबी हलकों में बहुत डिस्कस किया गया, तो इसको लिखने के पीछे क्या वजह है, किस चीज़ ने आपको पुश असल किया? में मैं जब शायरी मैंने शुरू की, शायरों में आया गया, और झंग भी, और फिर यहाँ लाहौर, तो मेरे जहन में ये था, अच्छा ये वैसे किसी भेती ने आपको सवाल बताया चले कोई क्योंकि बात आजकल ये किताब मेरे पुराना सिलसिला 20 अच्छा, साल चले, पहले कोई का, बात तो नहीं। जारी है अभी भी सही, एक नई सही। किताब भी तनकीद पे आई मेरी। ठीक है, तो वो यहाँ के मैंने जब देखा कि शायरों की जो मैं किताबें पढ़ता था, उनसे मुझे और मेरे अंदर तासर था कि ये बड़े हसास लोग हैं, सही सही, और बहुत ही इंसाफ पसंद होंगे, इंसानियत परस्त लोग होंगे, ऐसे सारे होते हैं। ठीक। जब यहाँ के मैं शायरों को मैंने देखा, मिला, और बदनसीबी मेरी कि मुझे ज़्यादातर वो नज़र आए कि जो बिल्कुल ही किताबों के बरक्स थे, और ऐसे यानी कि क्या किसी, हम पॉलिटिशियंस को कहते हैं करप्ट हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं ये ऐसे वैसे हैं, और इल्ज़ामात, लेकिन जो मैंने उन नाम नयाद शायरों अदीबों को मैं अब भी हाथ जोड़ता हूँ कि वो ऐसे खौफनाक लोग थे कि मुझे वो मुतवाज़ी तारीख लिखनी पड़ गई अदब की, कि ये हालात हैं यहाँ पे। और अभी तक जारी मैंने ये देखा कि इल्म दुश्मन और अदब दुश्मन और तख्लीक दुश्मन लोग ज़्यादा खुद बने हुए हैं कि हम इल्म वाले हैं और अदीब हैं, और वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी आप खुद भी बात कर रहे थे कि शायरों को तो समझते कि शायर तो फारिग है तो चलो लिख लिया, क्या बड़ा काम किया, लेकिन आप माशाल्लाह यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, तालीम और साइंस से भी। तो आप क्या समझते हैं कि तालीम, जो अदब है वो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है या साइंस ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है? और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि शायरों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आप समझते हैं कि अब ज़्यादा बेहतर हो गई है या फिर अदब की हालत ख़राब हो गई है? नहीं, अब जो
अहद हाजिर का अदीब है वो एक तो बहुत पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, जो जेन्युइन है, फ्रॉडियन या जो आजकल जिनको मैं कहता हूँ कि अच्छा, अदीब फ्रॉडिया कैसे हो सकता है? वो होता क्या नहीं, ये भी अदीब और होता है? बना होता है, ओके, या छोटी सी किसी कमतर दर्जे की तख्लीकी काबिलियत का मालिक होता है और सही। खुद को वो वो टीवी ज़्यादा के जरिए, अखबारों के brand portray जरिए करा। तमखे ले लेके अच्छा, ये तमगे भी मिल जाता है इस मैं तरह कहता से? हूँ थोक के हिसाब से लिए लोगों ने, वाह, वाह, और काम वही था जितना था। ठीक, ठीक, तो उसके बाद हर साल वो ले लेते हैं, जॉब्स भी, अफसरी भी ले लेते हैं, कमा सही, लेते हैं ना। सही। तो ये इनको मैं पहले दिन से 2 नंबर अदीब कह रहा हूँ जाली। सही। तो ये वो है नहीं जो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अब दुनिया में जो शायर है, जो अदीब है, तख्लीकार है, आर्टिस्ट है, उसका तस्वुर भी बदल गया और वो खुद भी बदल गया। अब वो बहुत, अगर उस साहिब शऊर नहीं है, अगर वो सोसाइटी को पूरी तरह देख नहीं रहा, उससे पूरी तरह लिंक्ड नहीं है और एहसास के साथ वाबस्ता नहीं है बिल्कुल। और कुछ करना नहीं चाहता, तो वो हम तो उसे अब कोई भी उसको शायर अदीब नहीं समझता। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल वैसे जो शोरा हैं, जिनको मैं शोराए ज़ेर नाफ कहता हूँ कि जो अच्छा। जज्बे के शायर हैं, सिर्फ अच्छा, अच्छा। जज्बे सल्फी जज्बात जो है, रमज़ान है, मैं खुल के नहीं वो कहना चाहता, कुछ सल्फी जो शैतानी जज्बात को मिन्नो अन बयान करने वाले हैं, अब वो एक तबका भी आ गया। तो बिल्कुल। ये हमले तो इल्म पर, अदब पर, हुक्मरान तबका, सरमायादार तबका बड़े पुराने सही। अरसे से कार है जी। सही से। अच्छा, आपने कहा कि मैंने बचपन से ही शायरी शुरू कर दी, तो ज़ाहिर है जैसे जैसे आपने होश संभाला, बच्चा फिर वो शाऊर के स्टेज में दाखिल हो जाता है, तो आपकी इंस्पिरेशन उस वक्त कौन से शोरा थे, या अभी भी आपको जो अपील करते हो, दिल को लगता हो उनका मैं कलाम? मुनीर नियाज़ी साहब, हाँ, क्या बात, इस तरह परवीन शाकिर साहिबा, खूबसूरत। और नासिर काज़मी, अहमद फराज और अदीम हाशमी, इस तरह के जो मोहसिन नकवी, जो शेर, जो दिल को लगने वाले शायर थे ना। अच्छा, यहाँ आके मुझे पता चला कि ये जो निसाबी लोग हैं, मुदर्रिसीन हैं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन्होंने कोई अपने कुछ घड़े हुए हैं जिनका दिल से कोई तल्लक नहीं है, शायर ऐसे बना लिए हैं, सही। वो फलां मदनी और इस तरह के कोई जो मदनी, पता नहीं क्या उनका नाम है, अहमद मदनी एक कोई हैं, कोई और हैं, जिनके पास 2-2 4-4 गज़लें हैं। अच्छा। उनको बना दिया है जी कि कोई वो पता नहीं कमाल के वो उनके नाम लिए जाते हैं और अपने शागिर्दों के जहन में भी उनको डालते हैं। और जो दिल को जीतने वाले, जो दिल की, जो असल शेर अगर दिल को ना जीते, दिल पे ना लगे, वो काहे का शेर है। तो ये खास तौर पर उनको निकाल के ऐसे शायर अदीबों को चुन लेते हैं जिनसे इनकी अनाओं को ठेस ना पहुंचे और इनका जो छोटे कद है ना, पस्ता कद, वो ना होना, वो नुमायां ना हो जाए, नजर ना, फिर वो ऐसे से पुतले तलाश कर लेते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह नातिया मजमुआ भी लिखा ताजदार हरम के नाम से, तो आज रमज़ान का महीना भी है, मौका भी है, मुनासिबत भी है, तो आप ज़रा कुछ मैं ज़रूर, सुना दें सादत है प्लीज़। मेरे लिए, Yes, मैं yes, please। यूं अकीदत के करीने आ गए, यूं अकीदत के करीने आ गए, बंद की आँखें मदीने आ गए, यूं अकीदत के, यूं लगा पाकर मुझे खाके नबी, यूं लगा पाकर मुझे खाके नबी, हाथ में जैसे नगीने आ गए, हाथ में जैसे नगीने आ गए, बंद की आँखें एक जरा देखा था तैबा की तरफ, एक जरा
तरफ और मसाइब को पसीने आ गए, और मसाइब को पसीने आ गए, बंद की आँखें मदीने आ गए, यूं अकीदत के। बहुत खूबसूरत जी, जज़ाकल्लाह। ये तो बहुत ही खूबसूरत कलाम, और यकीनन इसका मतलब है कि आपका मज़हब की जानिब भी बहुत ज़्यादा रुझान है। देखिए, मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पक्का मुसलमान, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्योंकि आपने इतना बल्कि खूबसूरत और तरह का मुसलमान जो समझता है शऊरी सतह पर, फिलोसॉफिकल लेवल पे, साइंसी सतह पे मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारी फ़िक्र, हमारी सकाफ़त, ये सबसे आला है। वाह, यानी एक हम होता है कि बस समझे बगैर चीज़ों को कर रहे हुए होते हैं, लेकिन एक इंसान अगर समझ के करे, जैसे कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमे पे गौर नहीं करते ना। बिल्कुल, तो जब तक तर्जुमे पे गौर नहीं कर रहे तो आपको क्या पता है आप क्या पढ़ रहे हैं। तो समझ के पढ़ना, उस पे अमल करना, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही और लेवल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारे हमारे सूडो दानिश्वर जो जहालत की बुनियाद पर मज़हब, खुदा और कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, कुछ साजिशें भी हैं जो इस्लाम दुश्मन नासिर की क़ुव्वतों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शायरों में से हूँ जो समझते हैं कि हमारा दीन जो है उस जैसी हक़ानियत और सच्चाई कोई और दूसरी नहीं। सही। अच्छा, जैसे हम अपने, आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो अदब के करीब हो रहे हैं या अदब से दूर हो रहे हैं? दूर इसलिए हो रहे हैं कि हमें, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी है मुझे कि हमें, वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में यही चल रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 76 साल से हमें हमारे ख़िलाफ़ तालीम दी जा रही है। अच्छा। और हम अपने ख़िलाफ़ पढ़ रहे हैं। ये इल्म नहीं है, ये इल्म से दूर रखने का कुछ अरेंजमेंट है। सही। जो हमें जो है वो भुगतना पड़ रहा है, इसलिए बच्चे हमारे दूर हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल, डिग्रियां लेने वाले बच्चे, झूठ प्रिवेल करता जा रहा है, वो तो रुका नहीं, बददियानती ख़त्म नहीं हुई, हमें ट्रैफिक का सिग्नल पार करना अभी तक आया नहीं है, कतार में खड़ा होना नहीं आया, अपने किसी दूसरे को अपनी जगह बारी पे, वहाँ पे उसको हिम्मत पैदा नहीं हुई, किसी माजूर के लिए जगह नहीं हम छोड़ पाते। तो काहे कि ये, इसका मतलब है ये तालीम, ये इल्म नहीं है, ये झूठ है जो हमें दिया जा रहा है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक रेख्ता फाउंडेशन है जो, जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि शोरा को उन्होंने बिल्कुल उन्होंने इकट्ठा किया और उनका कलाम, उनके मजमूए, ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है लेकिन नौजवानों में बहुत इन है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? माशाल्लाह हमारे यहाँ कोई अदब की कमी नहीं, शोरा की कमी नहीं है, लिखने वालों की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत चीज़ें कंपाइल की जा सकती थी। वो एक कमर्शियल, और बल्कि उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कोई और मकसद होगा। अच्छा, फंडेड जो चीज़ फंडेड है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं इंसाफी भी हूँ ना, हम तो फिर शक की नज़र से देखते हैं। अच्छा जी। दूसरी बात ये है कि उसने जो यहाँ पे सूरत हाल ये हो रही है कि जो गैर शायर, गैर अदीब लोग ज़्यादा नुमायाँ बनाए जा, जो मैंने बताया ना कि शोराए ज़ेरे नाफ जो है, वो उनको यूनिवर्सिटियों में दुबई, दाएं बाएं, यही रेख्ता और इस तरह के कुछ अदारे हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को, लड़कों को जो इखलाक, जिनके पास अपनी कोई अखलाक की नहीं है, जिनके पास शऊर नहीं है, उनको बकवास की बुनियाद पर लिखे गए मिसरों की बुनियाद पर उनको, हमारे बच्चों को, बच्चियों के यूनिवर्सिटियों में भी उनको बुलाया जा रहा है, अखलाकियात हमारी तबाह की जा रही है। ये इस तरह के अदारे हैं जो सामने आते हैं। मौसीकी के अदारे आए सामने, बड़ा शुरू में सही लिया, उसके बाद वो बेसुरों को प्रमोट करना शुरू करके क्रश कर दिया हमारे जेन्युइन मौसीकारों को, सिंगर्स को ख़त्म कर दिया। आज ना आपके पास कोई म्यूज़िक डायरेक्टर रह गया, ना किसी अच्छे कोई सिंगर को सामने आने देते, तबाह हो गया पूरा म्यूजिक। अब शायरी के लेकिन ये चीजें फिर ठीक कैसे होंगी? आखिर किसी ना किसी को तो कदम उठाना है। कौन उठाएगा कदम? रमजान में क्यों इतनी सच्चाई मुझसे बोल? कोई वारिस नहीं रहा इस मुल्क का। हमें तो ये इस वक्त लोगों को सबसे बड़ा धचका ये पहुंचा कि उन्हें लगता है कि इस मुल्क का कोई वारिस नहीं। सही। और नए लिखने वालों को आप क्या एडवाइस करते हैं? मैं ये कहूँगा कि वो अपना गुमराह ना हो और सतही और सस्ती
जज्बात की या शायरी ना करें, वो दुख, दर्द, एहसास, शिकवा, शिकायत, मोहब्बत, खुशी, हकीकी जज्बों की तर्जमानी करें और बेतहाशा पढ़ें, पूरी दुनिया को पढ़ डालें, दुनिया को महसूस करें, मुशाहिदा करें, मुतालिया मुशाहिदा करें और दिल को पाकीज़ा रखें। मैं समझता हूँ कि किसी आलूदा और नापाक दिल पर कोई पाकीज़ा शेर उतर ही नहीं सकता, आमद ही नहीं होगी, नहीं होगी, उतरेगा नहीं। बहुत शुक्रिया जी, फरहत अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि अदब क्या है, लेकिन आजकल उसको क्या शक्ल दे दी गई है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, दोबारा साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क़याम रमज़ान में हमारा आपका साथ है जनाब। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने से मेहमान स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली, और उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनमें से के ज़्यादातर का रोज़ा है, सिर्फ ये नन्ही फातिमा है मेरा ख्याल है इसका रोज़ा नहीं होगा, ठीक है जी, लेकिन बाकी माशाल्लाह सबका रोज़ा है और बहुत ही लर्नेड बच्चे हैं, तिलावत भी करना आती है, नात भी पढ़ना आती है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमजा इकबाल। हमजा। और हमजा आप किस क्लास में हो? 4th। और आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला इकबाल। और आप किस क्लास में है? 3। और आपका क्या नाम है? फातिमा इकबाल। फातिमा इकबाल है इनका नाम। और आपका? आयशा। आप किस क्लास में है? 6। अच्छा माशाल्लाह। और क्या बनाया जनाब आपने सहरी में आज? यास्मीन साहिबा, बच्चों ने तो माशाल्लाह बड़े शौक से जज्बे से रोज़ा रखा हुआ है आज, तो क्या खाया भाई सहरी में आज? बस कोशिश तो करते हैं कि कुछ हैवी सी सहरी इनको करवाई जाए, लेकिन आजकल के बच्चे जो है इतना हैवी पसंद नहीं करते ना, तो पराठे वगैरह कोशिश करते दिए जाए, लेकिन खेल कूद भी बहुत करनी होती है ना, सारा दिन उछलते कूदते रहते हैं, फिर ये कि जरा हैवी कुछ खा ले तो अच्छा रोज़ा निभ जाता है इनका। हाँ जी। अच्छा, तो ये शुक्र है कि उस तरह तंग नहीं करते शाम को कि अब रोज़ा लग रहा है। और इफ्तार के लिए फरमाइशें भी तो होती हैं। हाँ, वो बहुत फरमाइशें होती हैं। क्या फरमाइशें होती हैं? ज़्यादा होती हैं। फातिमा से पूछे, फातिमा क्या खाना खाती हैं आप? क्या खाएंगी सहरी में या इफ्तार में? बताओ। सॉरी, अच्छा फ्राइज। हाँ, बच्चों को तो फ्राइज पसंद होते हैं। तो आप क्या सुनाने जा रहे हो आज हमें हमजा? मैं नात सुनूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। सैर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सता आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो से हर दो ज़रा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलामो बना के लाल ए महबूब उम्मत पर, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह हमजा, वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छे से नात पढ़ ली और आप पढ़ सकते हो नात, थोड़ा और इसको प्रैक्टिस करो तो आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आप अब्दुल्ला क्या सुना रहे हैं हमें? सूरतुल निबा। अच्छा, तो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा
वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़बरदस्त, वेरी नाइस अब्दुल्ला। फातिमा को कोई पोइम आती है? कोई हमटी डमटी, कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है? आपने वो नाच याद की थी ना, एक वो वाली सुना दो। आती है फातिमा को? चले अब्दुल्ला माइक पकड़ेगा और फातिमा कुछ सुनाएगी। जी फातिमा। अल्लाहुम्मा सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन। वाओ, थैंक यू फातिमा, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने भाई। फातिमा को भी नात आती है, छोटी सी बेबी नात सुनाई है फातिमा ने, तो छोटे बच्चे इतना ही सुना सकते हैं। आपका रोज़ा है आयशा? जी मेरा रोज़ा है। तो सारे बहन भाई शौक से रोज़ा रखते हैं? जी सारे शौक से वाओ, ज़बरदस्त। और क्या ऐसा पसंद है सहरी में? फिर ये डर नहीं लगता कि बाद में प्यास लगेगी, भूख लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, लगती भी नहीं है वैसे प्यास और भूख? आराम से आप रोज़ा सारा गुजार लेते हैं? आराम से हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमजा, आपने क्या खाया आज सहरी में? मैंने ब्रेड खा ली थी अच्छा, और दूध भी पी लिया था बस और बस एग? सुबह सुबह कुछ खाने का दिल ही नहीं करता ना। चाहता। और अब्दुल्ला ने क्या खाया है भाई? रोटी अंडा पानी। रोटी अंडा पानी। ये अच्छा मेन्यू है वैसे, रोटी अंडा पानी। तो आप बता रही थी कि कोशिश तो यही होती है कि बच्चों को जरा हैवी सहरी करवा दी जाए। इफ्तार में क्या लिस्ट होती है बच्चों की फरमाइशों की? उनको एक्साइटमेंट होती है हाँ ना जी बिल्कुल, कि इफ्तार इनको होगा। दही भल्ले भी चाहिए, इनको बर्गर भी चाहिए, इनको पिज़्ज़ा भी चाहिए, शवारमा भी चाहिए, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ। और फिर खा लेते हैं इतना सब कुछ? हाँ, बस खाना नहीं खाते ना। हाँ जी, बस फिर अफ्तार में ही स्नैक्स वगैरह। जी जी, बस ऐसी चीज़ें ही लेते हैं। थैंक यू जी, बहुत प्यारे बच्चे हमारे साथ थे और बहुत खूबसूरत तिलावत, नात और ख़ासकर फातिमा की नात तो मुझे बहुत पसंद आई। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम किचन में भी जाएंगे, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और किचन में हमारी शेफ़ मौजूद हैं और बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू लग रहा है, मुझे उनसे पूछेंगे, लेकिन गेस्ट का मैं आपसे तारुफ कराते चलूँ। डॉक्टर बशीर अहमद साहब, आप डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त लेने के लिए। थैलेसीमिया पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस तरह से फाउंडेशंस नहीं हैं जो फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हों। तो आपने किस जज्बे के तहत ये स्टार्ट किया और इतने बच्चों की ज़िंदगी बचाने का इंतज़ाम किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट इसके बहुत ज़्यादा हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और जो और इस तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। तो उसके पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ़ NGOs के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो तकरीबन इस वक्त जो है 1 लाख के करीब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह का एक इदारा भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं इनको ये टोटली ब्लड डिपेंडेंट होते हैं, मतलब इनका सर्वाइवल किसी दूसरे के ब्लड के ऊपर होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक मौरूसी मर्ज़ है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। तो ये होता है कि इन बच्चों के अपने से जो रेड ब्लड सेल्स जो है वो नहीं बनते, तो इनको किसी दूसरे डोनर की ज़रूरत होती है। मतलब ऑल द टाइम जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, सपोज़ ये है कि अगर एक बच्चे को इंतकाल खून की ज़रूरत है 1 माह में 1 मरतबा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स बढ़ती हैं, स्कूल गोइंग होता है, तो उस सूरत में ये होता है कि उसका कि ब्लड की जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो ये एक बड़ा हेक्टिक काम है किसी को कन्विंस करना कि आप जो है ना वो ब्लड डोनेट करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सपोज़ अगर एक इस तरह का पेशेंट है और उसका स्पेशली बहुत रेयर कोई ब्लड ग्रुप है, सपोज़ AB नेगेटिव है, तो उसको अगर हर 2 हफ्ते के बाद ब्लड चाहिए, तो उसके रिलेटिव्स में या कम्युनिटी में हर 2 हफ्तों के बाद ब्लड जो है वो
अरेंज करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक फाउंडेशन जो है वो प्राइवेटली जैसे आप माशाल्लाह आप अपने हिस्से का अपना हक अदा कर रहे हैं, इसमें अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, और भी प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका डॉक्टर साहब कि गवर्नमेंट इन सबको इकट्ठा करती और गवर्नमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन में एक डेटाबेस बनता और इन बच्चों को हम फैसिलिटेट करते। दूसरा कि सालाना 6000 की तादाद है जो इजाफा हो रहा है थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों में, तो कुछ ऐसा इकदाम क्यों नहीं अभी तक किया जा सका कि इस नंबर को रोका जाए, थैलेसीमिया को कंट्रोल किया जाए? ये मैम हम जहाँ जिस फोरम्स के ऊपर भी जाते हैं, जहाँ इवन हम अपने ब्लड कैंप्स वगैरह करते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में, पुलिस लाइंस में, जिस फोरम के ऊपर भी हम जाके अपने ब्लड कैंप्स करते हैं, या हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, फोरम्स पे जाने के जहाँ पे भी मौका मिलता है, तो हम ये एक चीज़ अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि लोग वी नीड टू कर्टेल द प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज़, कि हम इसको तदारक करें कि जो पीछे से और बच्चे इस डिज़ीज़ के वो ना आए। मसलन ये देखें कि मतलब हमारे साथ कोई ऐसा है कोई तरीकाकार इलाज का कि थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट के ये बच्चे जो हैं ये रिकवर हो जाएं, इससे बजाय कि उन्हें सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है? इस बारे में हम रिसर्चेस हो रही हैं। अच्छा। लेकिन उसमें सबसे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो है वो है कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही एक तो एक्सपेंसिव है। अच्छा। दूसरा उसमें इन्फेक्शन जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस रेट अभी भी लेस दैन 30% है। और फिर अगेन ये क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ ऐसे पेशेंट्स को कोई भी जब ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है, जिसमें इन्फेक्शंस और रिजेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कोशिश जारी है इसमें, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का तरीका जो है वो नहीं आ सका कि ये पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएँ। माइनर केसेस जो होते हैं थैलेसीमिया माइनर जो होते हैं वो सर्टन आयरन सप्लीमेंट्स के साथ और सर्टन जो है फूड्स के साथ वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ये थैलेसीमिया मेजर जो है इनको थ्रू आउट लाइफ जो है वो ब्लड डिपेंडेंट होते हैं, इनको दूसरों की ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक चीज़ और ज़रा बताना चाहूँगा कि एक चीज़ और भी होती है कि जब इनको ऐसे पेशेंट को हम जब बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो इनमें आयरन लेवल बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। मतलब नॉर्मली अगर एक पेशेंट में नॉर्मल पर्सन में 200-300 है, तो इसमें रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स के बाद ऐसे पेशेंट में 4000-5000 तक चला जाता है। और वो एक्सेसिव आयरन अगर किसी भी आर्गन में वो प्रेसिपिटेट होता है, किसी आर्गन में चला जाए तो वो आर्गन फेलियर हो सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग इन पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं जो इस एक्सेसिव आयरन को थ्रू यूरिन जो है आयरन चिलेशन मेडिसिन होती हैं, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। वो कोई एक्सपेंसिव के साथ साथ बच्चों बेचारों को फीयर्स होते हैं ना, बार बार उन्हें नीडल प्रिक होने का, बिल्कुल छोटे बच्चे बेचारे तो वैसे ही इससे डरते हैं, इंजेक्शन ना लगे, नीडल ना लगे। आप हमारे सेंटर का कभी भी विजिट करें तो बहुत मासूम बच्चे 6 माह के 1 साल के, वो बेचारे शुरू में तो बहुत ज़्यादा वो डरे होते हैं, स्केरी होते हैं कि देखिए नीडल प्रिक होगी, डॉक्टर साहब मुझे पेन तो नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर 2-3 हफ्तों के बाद उनको जो है ना ये दूसरा इसके साथ ये होता है कि एक बहुत मतलब होल द फैमिली सफ़र्स कि देखिए कि बहुत हमारे पास पेरिफेरी से दूर से कसूर से रायवेंड से यहाँ दूर से जो है पेशेंट्स आते हैं और उनके अटेंडेंस मतलब आप देखिए ये 3 से 4 आवर्स का एक जो है वो प्रोसीजर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का। तो होल द फैमिली बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, और जिस तरह आप फरमा रही थी कि इसका प्रेवलेंस जो है वो रोकना है, हम मतलब आगाही देना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट फोरम्स के ऊपर भी बड़ी दफ़ा ये बात की है कि निकाह नामे के अंदर एक ऐसा एक अगर कॉलम बना दिया जाए कि जो कपल जिसकी शादी हो रही है उनका अगर शादी से पहले प्री मैरिज है स्क्रीनिंग हो जाए, वो हमारे सेंटर में भी हम फ्री। चलिए इसकी फैसिलिटी तो है प्राइवेटली सही, जैसे आप कह रहे हैं कि शादी होने जा रही है कपल की, जोड़े की, तो उसको पहले से अगर वो ये अपने टेस्ट, अच्छा लोगों में हमारी जो आवाम है उसमें इस चीज़ का शाऊर, इस पे पॉजिटिव रिस्पांस करना कितना है कि लोग अभी बहुत कम है, दे आर स्टिल वेरी रिलक्टेंट कि जो है ना वो कुछ मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजियस क्लरिक्स हैं दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड प्ले देयर रोल। लोगों को बताया पोलियो के मामले पे लोगों को समझाया, बहुत एक बड़ा तबका था जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहता था, लेकिन आखिर उलमा ने अपना किरदार अदा किया और लोगों को समझ आया। तो थैलेसीमिया भी इसी तरह से एक सर उठाता बहुत बड़ा मसला है। जी बहुत, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखें कि इसमें एक दैट्स द ओनली वे कि हम इस चीज़ से देखिए हमारे साथ कई ममालिक है जैसे ईरान है, इजिप्ट है, वो अब थैलेसीमिया फ्री कंट्री है। मतलब हमारा अल्टीमेटली मोटो तो यही है, वी वांट टू मेक पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री कंट्री, क्योंकि इसमें आप देखें कि कितने आपके मतलब 1 लाख तो ये रिपोर्टेड हमारे पास पेशेंट्स हैं ना जो मुख्तलिफ NGOs के साथ रजिस्टर्ड, और इतने बहुत सारे हैं।
और एक और मैं आपके नाजरीन को ये चीज़ बताना चाहूँगा, एक बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1.5 करोड़, हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा हमें मौसूल हुआ है कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो कैरियर हैं। कि अगर वो लड़की लड़का दोनों कैरियर हैं, जब उनकी शादी होगी तो सारे बच्चे आगे थैलेसीमिया के मेजर हैं। तो ये एक चीज़ जो है कि हम अपने सेंटर के ऊपर, या हम यही मतलब एक शऊर देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कि लोग जो है शादी से पहले ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी इस चीज़ को रोकते हैं तो हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री कंट्री बनाने में 25 साल लगेंगे। तो उसमें कितने आपको रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, रिसोर्सेज डेफिनेटली, लेकिन अच्छा ये बताइएगा कि जो बच्चे आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ज़ाहिर है हर शहर में इस तरह के केसेस मौजूद हैं, तो क्या ये ज़्यादातर फैसिलिटी लाहौर में मौजूद है उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या दूसरे शहरों में भी? अब किसी को मुल्तान से लाहौर आना पड़ा है, या जनूबी पंजाब से आना पड़ा है, या दूसरे सूबों से, तो क्या सिर्फ लाहौर है या बाकी शहरों में भी? जी, अब दूसरे शहरों में भी हैं, लेकिन अभी जो है बड़े शहरों तक ये फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन ये है कि छोटे शहरों में ज़ाहिर है रिसोर्सेज चाहिए वो चीज़ें सारी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है सिर्फ एक चीज़ यही नहीं होती कि पेशेंट आता है और वो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के चला जाता है। सही। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें साथ वो आयरन चिलेशन मेडिसिन होती हैं। जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका CBC करते हैं अपनी लैब में। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा और आपके नाजरीन को कि जहाँ पे भी हम ब्लड कैंप्स करते हैं और हम वहाँ से ब्लड लेके आते हैं, तो ये है कि एक ब्लड बैग जो होता है 450 ml का, ये 3 तरह के पेशेंट्स की ज़िंदगियाँ बचाने में कारआमद साबित हो सकता है। उसमें से जब वो ब्लड बैग लेके आते हैं उसको अपनी लैब में सेग्रीगेट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हम अलहदा करते हैं जो थैलेसीमिक पेशेंट को हम लगाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डेंगू के पेशेंट्स की लाइफ बचाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो प्लाज्मा होता है वो हमारे जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, जो ऐसा डिसऑर्डर है कि अगर कट लगता है तो उसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो वो हम उस तरह के पेशेंट, मतलब अगर कोई पेशेंट जो है ना, अगर एक कोई साहब जो है वो ब्लड डोनेट करता है तो इसका मतलब बिना वे वो 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बशीर साहब, आप डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस के लेवल पर भी इसकी प्रिवेंशन पे काम करना शुरू करें, जैसे ईरान ने काम किया था और 15 साल में ईरान ने थैलेसीमिया पर काबू पा लिया। 1991 में ईरान ने प्रिवेंशन पर काम करना शुरू किया और 2006 के बाद से ईरान में थैलेसीमिया का कोई पेशेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो इस पर रोकथाम बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि आपके मोस्ट अवेटिंग सेगमेंट की बारी आने वाली है और अब मैं आपको ले जा रही हूँ किचन में, जहाँ पर महविश सितारा मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं और अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मेन्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो जनाब क्या मेन्यू है आज का? आज तो आपने बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था किचन में, अभी भी कुछ धुआं उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा जो मेन्यू है वो काफ़ी लंबा है। उसमें तो सबरोसों की भी हमने काफ़ी डिशेस जो है उसको फ्राई किया है। उसके साथ साथ मैंने जो बनाया है वो है वेज एंड चिकन पकौड़ा। उसके साथ है लेमन मूस और जो थर्ड हमारा ड्रिंक है वो है लोटस शेक। जबरदस्त। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने किया है लाइव बॉय से हैंड वॉश। वो तो डेफिनेटली किचन में आने से पहले आपने हैंड वॉश किया। किचन में आने से पहले तो ये लाजम है, बल्कि मैं सुबह उठ के भी सबसे पहले लाइव बॉय से हैंड वॉश करती हूं। आपको पता है ये सुन्नत है, सुबह उठकर सबसे पहले हाथ धोना ताकि आप जरासीम से अपने आप को महफूज रख सकें और आपकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ रहे जरासीम से। और बल्कि इस रमज़ान में आप जो भी ख़वातीन, ज़ाहिर से कुकिंग का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो किचन में जाते वक्त और वापसी पे आते वक्त दोनों टाइम पे हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के साथ साथ बताती चलूँ कि आज हमने सबरोसों के बनाए हैं चिकन नगेट्स और उसी के साथ मैंने फ्राई किए हैं सीख कबाब, बल्कि इसको फ्राई नहीं, इसको शैलो फ्राई किए हैं मैंने। ठीक है। और आपने देखा होगा कि सबरोसों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो हमारे इफ्तार के दस्तरखान को बहुत ही रंगीन और बहुत मज़ेदार बना देती है। तो उसके साथ साथ मैं बताती चलूँ जो मैंने आज बनाया वो है वेज एंड चिकन पकौड़ा। इसमें लिया है चिकन बोनलेस आधा किलो, इसको आपने बारीक कट कर लेना है। पालक बारीक कटी हुई 2 कप, आलू लेने हैं 4 अदद, इसको भी हमने बारीक कट कर लेना है। बेसन है 3 कप, प्याज है 2 अदद, मीठा सोडा है 1 चाय का चम्मच, पकौड़ा मिक्स अगर आप डालना चाहें तो है 1 पैकेट, दही है 2 खाने के चम्मच। दही जो है वो हमारे पकौड़ों को सॉफ्ट रखेगा। अच्छा, और दही जो ऐड हमने कर सकते हैं? जी, दही बैटर में ऐड कर सकते हैं? जी, दही बैटर में ऐड करना है, उसी से हमारे जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे कि वो खाई ना जाएं। और इसको फ्राई करना है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर और इसको सर्व करना है कनौर की टमाटो
केचप जो है के उसके साथ, जिसमें रियल टोमेटो का अच्छा टेस्ट टेस्ट आ है। जाएगा, जबरदस्त जबरदस्त। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है लेमन मूस। इसमें हमने लिया है मक्खन 1 कप, चीनी 1 कप, अंडे 8 अदद, लेमन जूस है तकरीबन 4 लेमन का जूस है, विप क्रीम है 2 कप, जो सिंपल क्रीम है वो है 1 कप, और पुदीने के सिर्फ चंद पत्ते चाहिए गार्निश के लिए, अगर आपको पसंद हो तो। तो सबसे पहले हमने इसका जो लेमन कर्ड बना लेना है, उसमें हमने लेना है मक्खन, चीनी और अंडे की जो जर्दियां हैं, उनको हमने पैन में कुक करना है बहुत स्लो फ्लेम पे। अगर आपसे वो कुक मतलब फ्लेम पे ना हो सके तो आपने डबल बॉयलर से करना है कि नीचे आपने पैन रखना है, उसमें पानी डालना है और ऊपर अपना पैन रखना है, ताकि वो ज्यादा जल्दी से कुक ना हो जाए, क्योंकि अंडे के कुक होने का स्टिफ हो जाता है ना, जर्दी तो स्टिफ। फिर आपने इसको मिक्स कर दिया, चम्मच नहीं आपने छोड़ना, अच्छे से उसका कर्ड बन जाएगा। उसमें लेमन जूस को हमने ऐड करना है, उसको हमने सेट करके साइड पे रख देना है, और हमने एक ब्लेंडर में अपनी विप क्रीम, फ्रेश क्रीम और शुगर डालनी है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, और लास्ट में हमने जो अपनी लेमन कर्ड बनाई है, जो हमने बिल्कुल ठंडी कर ली है, उसको मिक्स करके हमने ये मैंने कप्स में लगा दिया है। तो हमारा लेमन मूस जो है ये भी बिल्कुल, फिर इसमें अंडे की स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंडा तो कुक हो चुका है ना। अंडा और जो मक्खन है और जो शुगर है और लेमन जूस है वो कुक हो चुका है, वो हमने साइड पे हमने जस्ट उसको मिक्स किया है। और जो शेक है वो है लोटस शेक। इसमें मैंने लिए हैं बिस्किट, आप लोटस बिस्किट ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। एक पैकेट में होते हैं 10 से 12। दूध लेना है 2 ग्लास, क्रीम लेनी है फ्रेश 5 खाने के चम्मच, और वनीला आइसक्रीम आप इसमें ऐड करेंगे 3 स्कूप। अगर आप आइसक्रीम नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी उसके बिना भी ये बहुत मजे का बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम को यूज करें। शुगर का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिस्किट है वो ऑलरेडी स्वीट है। बिल्कुल। और इसको मैंने ग्लासेस में पोर कर दिया है। और उसी के साथ साथ बताती चलूं कि हमारी जो बेवक्त भूख का जो इलाज है वो है कनौर के चटपटा नूडल्स। आप सहर से जो इफ्तार से सहर के दरमियान जब भी आपको टाइम मिले और भूख लगती है, यानी कि इतना हैवी खाने के बाद खाना खाने का तो दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं बीच में मंचिंग के लिए थोड़ा मंचिंग के लिए कनौर के नूडल्स बेस्ट हैं। आप अपनी जो इफ्तार को सर्व कर सकते हैं पेप्सी के साथ, एक्वाफिना पानी के साथ, और हेलमंस की जो मायोनीज है इसके साथ भी आप सीख कबाब, सबरोसो के सीख कबाब और नगेट्स का एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, आज का तो मेन्यू वाकई माशाल्लाह बहुत लंबा चौड़ा भी है और बड़ा हेल्दी मेन्यू भी है। मिल्क शेक है इसमें और मूज़ भी है, और महविश तो खैर वैसे ही मूज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनाती हैं। आई रिमेंबर हर स्ट्रॉबेरी बनाना मूज़ बहुत ज़बरदस्त था। और कुछ फ्राइड आइटम्स भी हैं आज की, और हमेशा की तरह कोशिश तो हमारी यही रहती है कि फटाफट बनने वाली चीज़ें जो हैं वो हम आपको प्रेजेंट करें, ताकि कम से कम वक्त में आप अपना जो इफ्तार टेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकें और सबके काम भी आ सके। और महविश आप अभी भी स्टिल कुछ कुक कर रही हैं, अब ये जी क्या बिल्कुल है? मैं सबरोसो के जो नगेट्स हैं बिल्कुल लास्ट में कुक कर रही हूँ। सबरोसो की यही खासियत है कि आपने बस पैकेट से निकालना है और इफ्तार से कुछ चंद मिनट पहले आपने इसको फ्राई करना है और अपने दस्तरखान पे सर्व, और ये रेडी टू ईट है जनाब। तो हमारा जो किचन है जनाब दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल सेट, एंड होपफुली आपका किचन भी तकमील के मराहिल में होगा, और जो आज आपका इफ्तार मेन्यू है वो मुकम्मल होने वाला होगा। सॉरी हाँ, आपने लास्ट में जो लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना आपने नहीं भूलना। आप अपने बच्चों को भी बल्कि ये एडवाइस किया करें कि खाना खाने से पहले बना दें और खाना खाने के बाद भी एक रूटीन प्रैक्टिस बच्चों की बना लें और अपनी भी बना लें कि लाइफ बॉय हैंड वॉश से हैंड्स ज़रूर वॉश करें। हाथ धोना वैसे भी सुन्नत है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अगर आप किसी अच्छे यानी कि जैसे लाइफ बॉय से अच्छा तो खैर क्या हो सकता है, बचपन से हम इसको यूज़ करें, तो अगर आप उससे हैंड्स वॉश करते हैं आप और आपके बच्चे, तो आप बीमारियों से डेफिनेटली महफूज रहेंगे। तो जनाब इफ्तार में वक्त कम रहता जा रहा है और आपके किचन में यकीनन वक्त कम और मुकाबला सख्त होगा, तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।